हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर हिंदी विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को 2016 से 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं अभी तक लगभग 9 सालों का हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। 2024 से स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1980 ईस्वी को लमही गांव वाराणसी के पास हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों और कहानियों में बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया है, अर्थात दर्शाया है। उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब विद्यार्थी अपने विचारों को स्वयं स्वतंत्र रूप से लिखते हैं बिना किसी अनुकरण या नकल के, तो उसे स्वतंत्र लेखन कहते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, वह किसी की नकल नहीं कर रहा है, अपने मन से लिख रहा है, स्वतंत्र रूप से, आसपास किसी से हेल्प नहीं ले रहा है, तो उसे स्वतंत्र लेखन कहेंगे। और यह लेखन उसकी मौलिकता, रचनात्मकता और भाषा ज्ञान को विकसित करता है। शिक्षा में यह विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने का प्रमुख साधन है। आगे प्रश्न संख्या 3, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, वे क्रियाएं जिनसे किसी को कोई कार्य कराने का बोध होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रेरणार्थक का मतलब है दोस्तों मोटिवेशन। किसी को मोटिवेशन देंगे कि नहीं ये कार्य कर सकते हैं और वो करना चाहेगा, सोचेगा समझेगा तो वो जरूर ट्राई करेगा और वह मन की इच्छा को इतना प्रबल रखेगा कि वह कर भी ले जाएगा। ठीक है। इसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य से कराता है। जैसे लिखना, लिखना का क्या हो जाएगा? लिखवाना। खाना का खिलाना, पढ़ना का पढ़वाना। इनसे कराने की क्रिया का बोध होता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 4 है, भाषा में मुहावरे का प्रयोग संबंधित सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए एवं उदाहरण द्वारा पुष्ट कीजिए। उत्तर, मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, रोचक और संक्षिप्त बनाते हैं। इसके प्रयोग से भाव और सजीव हो जाते हैं। भाव और सजीव हो जाते हैं मतलब जीवित हो जाते हैं। जो आप कहना चाहते हैं वह लक्ष्य पूरी हो जाती है। जैसे नाक काटना, अर्थात अगर कोई कह रहा है कि उसने मेरा नाक काट लिया, मतलब वह अपमान कर दिया है। आंखों का तारा होना, अर्थात बहुत प्रिय होना, मतलब बहुत दिनों तक दिखे नहीं हैं और क्या है, सोच रहे हैं कि अब मिल जाए लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो वही तो है, जब मिलेंगे तो क्या कहते हैं कि आंखें का तारा हो गए हैं। इस प्रकार मुहावरे से भाषा में चमत्कारिकता और गहराई आती है। प्रश्न संख्या 5 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक कथनों में सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक क्या होती है? ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों औपचारिक क्या होती है। सबसे पहले औपचारिक कथन वह होता है जो नियम, अनुशासन और शिष्टाचार पूर्वक बोला जाता है। जैसे आप कैसे हैं, यह औपचारिक रूप से होता है। और औपचारिक कथन सहज बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे तू कैसा है। दोनों का प्रयोग परिस्थिति और संबंध के अनुसार किया जाता है। अनौपचारिक जो होती है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ गाली गलौज के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन यही अगर
कॉलेज में जाएंगे, टीचर से बात करेंगे और किसी से बात करेंगे वहाँ पर अपने दोस्तों को छोड़ करके, तो औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। बैंक में जाएंगे तो वहाँ औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा सम्मान दे करके बात करेंगे वहाँ पर, और उल्टा सीधे नहीं बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर औपचारिक हो जाएगा। जहाँ अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत उल्टा सीधे बात कर सकते हैं, खुले में बात कर सकते हैं, खुले विचारों से, तो वहाँ जो है आप अनौपचारिक रूप से उदाहरण समझ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? उत्तर, मूल्यांकन से शिक्षक को यह जानकारी मिलती है कि विद्यार्थी कितना सीखा और कहाँ कठिनाई हो रही है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है और विद्यार्थी की प्रगति का आकलन होता है। जैसे शिक्षा है दोस्तों, उसको हिंदी में अगर शिक्षण लेना है तो कोई कविता हो गई, कहानी हो गई, कुछ आप हिंदी में लिखने के लिए दे दिए। ठीक है, बच्चा लिख रहा है, उसको आप देख रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको आप देख पा रहे हैं, आप बता रहे हैं। ठीक है, आकलन कर रहे हैं कि नहीं है ये पॉइंट गलत हुआ है, इसको सुधारना है। तभी तो जो है आप उसका मूल्यांकन करेंगे और वो जान पाएंगे, ठीक है, कि कहाँ तक इसकी क्या स्तर है इस बच्चे की। ठीक, तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, अगर ये बताएंगे तो उसको लाभ हो जाएगी। ठीक है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन भाषा का ज्ञान, व्याकरण, अभिव्यक्ति सुधारने में सहायता हो जाएगी। तो वो जो है जान जाएगा, उसको बताओगे कि ये व्याकरण में अशुद्धियाँ हो रही हैं, त्रुटियाँ हो रही हैं, तो वो सुधारने का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए। तो उत्तर हो जाएगा, उच्चारण की अशुद्ध के कारणों में मातृभाषा का प्रभाव, शब्दों का गलत अंकुरण, अस्पष्ट बोलने की आदत, अभ्यास की कमी और क्षेत्रीय भाषाई प्रभाव प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सही ध्वनियों का अभ्यास न कराना और शिक्षक की उपेक्षा भी कारण बनते हैं। आगे देखेंगे, अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। 2023 का पेपर लेते हैं। गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गद्य वह भाषा है जो सामान्य बोलचाल व लेखन में प्रयोग होता है, अर्थात लिखने के लिए जो प्रयोग में होता है। इसमें लय या छंद बंधन नहीं होता है। पद्य वह भाषा है जो छंद, लय और ताल संबंधित होती है, जैसे गोदान गद्य है और रामचरितमानस पद्य है। ठीक है, तो गद्य में जो है दोस्तों किसी की जरूरत नहीं पड़ती है सुर लय ताल की, और अगर हम पद्य बात करेंगे तो वहाँ पर जो है सुर लय ताल, जैसे कोई पंक्तियाँ हो गई, बोलना हुआ, चौपाई, दोहा, सोरठा, तो ये सभी सुर लय ताल से बोला जाता है, जबकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कोई ज्यादा वो महत्व नहीं होता है गद्य की। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, वाक्य किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार बताइए। तो वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? वाक्य शब्दों का समूह होता है। ठीक है, जब वाक्य क्या होता है, जो शब्द होता है दोस्तों, शब्द भी जानते हैं अक्षर से मिलकर के बनते हैं, वो भी सार्थक अक्षर मिलेंगे तो शब्द बनेंगे, और सभी सार्थक जब शब्द मिल जाएंगे तब वहां पर जा करके वाक्य का निर्माण होता है। तो उत्तर हो जाएगा, वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण भाव या विचार प्रकट करता है। वाक्य के मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा विधानवाचक, दूसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक, तीसरा हो जाएगा आज्ञावाचक, चौथा हो जाएगा विस्मयादिबोधक। उदाहरण के लिए जैसे राम खेल रहा है, तो यहाँ जो है विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न संख्या 3 है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्रता अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए, अर्थात कोई पर्व हो गया दोस्तों, उस पर अपनी जो है विचार व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। स्वतंत्रता दिवस भारत का महान पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और विद्यालयों और संस्थानों में झंडारोहण
भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह दिन में अर्थात यह दिन हमें बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। और भी दो चार छह लाइन अपने मन से जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना हो तो, नहीं तो इतना काफी है दोस्तों। इतना लिख देंगे नंबर पूरा मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थात प्रारंभ में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। जैसे अधन सत्य अर्थात असत्य। प्रत्यय होता है क्या, तो इसको देखते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश होता है, मतलब जो शब्दांश का मतलब होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा शब्दांश में, जो अंत में जुड़ता है। ठीक है, अंत में जुड़ने के बाद क्या होता है, नया शब्द बन जाता है, अर्थात शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, जो उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, उपसर्ग पहले जुड़ेगा, प्रत्यय बाद में जुड़ेगा, और दोनों का जो है जुड़ने के बाद अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बालक है, लास्ट में पन जोड़ दीजिए तो बालकपन हो जाएगा। यहाँ पर पन जो है क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो उपसर्ग अर्थ को बदलता है जबकि प्रत्यय नए शब्द का निर्माण करता है। आगे प्रश्न संख्या 5 है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण से विद्यार्थियों की भाषा, कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। किसी भी बच्चे को जब कहानी बताया जाता है तो वह अंदर ही अंदर सोचता है और वह कल्पना करता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जो बताया जाएगा उसी हिसाब से वह सोचते चलता है। इससे रुचिकर ढंग से शिक्षा मिलती है और कठिन विषय की भी सहजता हो जाती है। मतलब वह धीरे धीरे कठिन विषय है तो वो भी जो है वो उसको सरल लगने लगता है। यह पठन पाठन को रोचक बनाकर विद्यार्थियों में नैतिकता, चरित्र और समाज बोध जगाने में सहायक है। प्रश्न संख्या 6 है, लोकोक्ति एवं मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, लोकोक्ति वे कथन है जो अनुभव और शिक्षा से बने हो और पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयोग हो। जैसे कर भला तो हो भला। मुहावरा देखते हैं, ये तो लोकोक्तियां थी। अब मुहावरा क्या हो जाएगा, मुहावरा निश्चित शब्दों का ऐसा समूह है जो विशेष अर्थ प्रकट करे। जैसे नाक काटना अर्थात अपमान होना। प्रश्न संख्या 7, अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन है भाषा, गद्य पद्य, चित्र संगीत, नृत्य, अभिनय, संकेत, हाव भाव और लेखन। इससे मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचा सकता है। शिक्षा और साहित्य में साधन विशेष महत्व रखते हैं। 2022 का पेपर देखते हैं दोस्तों। लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। तो देखते हैं उत्तर, सुलेख से लेखन सुंदर, साफ और आकर्षक बनता है। यह विद्यार्थियों में एकाग्रता, अनुशासन और सौंदर्य बोध का विकास करता है। सुलेख से अक्षरों का सही रूप, संतुलन और स्पष्टता आती है, जिससे पठन में सरलता, लिखित भाषा में प्रभाव बढ़ता है। प्रश्न संख्या 2 है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मुहावरा और लोकोक्ति, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन जो है रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं, अब यहीं से दिखना स्टार्ट हो गए। मुहावरा शब्द समूह होता है जो विशेष अर्थ देता है। जैसे नाक काटना अर्थात अपमान होना। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य के रूप में होता है, जैसे जो अनुभव या शिक्षा देती है। जैसे क्या हो जाएगा, कर भला तो हो भला, मतलब आप दूसरे का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मुहावरे संक्षिप्त अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति क्या है, शिक्षा या संदेश देते हैं। ठीक है, मुहावरा क्या देंगे, शिक्षा या संदेश देंगे। ठीक है, लोकोक्ति शिक्षा या संदेश देंगे, जबकि मुहावरा क्या देंगे, अर्थ देते हैं।
अर्थ आप जान सकते हैं क्या इसका अर्थ होता है, जो लोकोक्ति कही जाती है। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियां लिखिए। तो चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, चाहे तो एक में करके लिख सकते हैं। तो पहला देखेंगे, दीपावली भारत का प्रमुख त्योहार है, इसे दीपों का पर्व कहते हैं। इस दिन भगवान राम क्या है, अयोध्या लौटे थे। लोग घरों को दीपों से सजाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है और बच्चे पटाखे जलाते हैं। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें स्वच्छता और भाईचारे का संदेश देते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रमुख विराम चिन्हों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला हो जाएगा पूर्ण विराम। वाक्य समाप्त करने के लिए, जैसे वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, और ये पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे देखिए राम स्कूल गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिए गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे आप कैसे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए गए। तीसरा है विस्मयाद बोधक चिन्ह। तो नीचे जो है पूर्ण विराम के नीचे हल्का सा बिंदी लगा दिया जाता है, तो वह जो पूर्ण विस्मयाद बोधक बन जाता है। आश्चर्य, आवेश, जैसे वाह कितना सुंदर है। ठीक है, कुछ आपने देखा और वह सुंदर लग रहा है तो क्या बोलते हैं, वाह कितना सुंदर है। तो यहाँ पर वाह जो है इसके आगे ही जो है विस्मयाद बोधक चिन्ह लग जाएगा। चौथा विकल्प इसमें अल्प विराम दिए गए हैं, थोड़ा रुकने हेतु जो है यहाँ पर, जैसे राधा तो थोड़ा रुके हैं, मोहन और सीता, तो यहाँ थोड़ा रुकने के लिए जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और अल्प विराम से ज्यादा का समय और पूर्ण विराम से आधा का समय, इसको जो है क्या कहेंगे, तो अर्ध विराम कहेंगे इसको। ठीक है, तो अर्ध विराम क्या होता है, पूर्ण विराम का आधा समय जब लगता है तो वहाँ पर अर्ध विराम होता है, और अर्ध विराम का जब आधा समय लगता है तो वहाँ पर अल्प विराम होता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्कृत में ज्यों के त्यों के लिए गए शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे सूर्यपुत्र संस्कृत से बदलकर प्रचलित रूप में आए शब्द तद्भव कहलाते हैं, जैसे बेटा, सूरज, तत्सम, शुद्ध और औपचारिक प्रयोग में आते हैं, जैसे जबकि तद्भव क्या होती है, बोलचाल में सहज होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो औपचारिक हमने जान लिया था और अनौपचारिक भी जान लिया था। आइए उत्तर देखते हैं। औपचारिक परिस्थितियों में भाषा संयमित, शिष्टाचार और नियमबद्ध होना चाहिए, जैसे सभा, विद्यालय, कार्यालय। यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है सभ्य भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों यारियों में गालियाँ दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको औपचारिक कहेंगे। अनौपचारिक में परिस्थितियों में सहज बोलचाल की भाषा उपयुक्त रहती है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे बात करते हैं परिवार, मित्र, दोस्तों के साथ, तो बात कर सकते हैं। ये इसीलिए इसको किस में रखा गया है, ठीक है, तो अनौपचारिक में रखा गया है। दोनों का प्रयोग समय और स्थान के अनुरूप होता है। ठीक है, जैसे जैसे जहाँ स्थान होगा वहाँ पर ऐसे भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति का पता चलता है। शिक्षक को यह जानकारी मिलती है कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की रुचि और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। हिंदी शिक्षण में यह भाषा कौशल को निखारने का महत्वपूर्ण साधन है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, पीछे देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 21 का पेपर देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। विधानवाचक, जैसे राम पढ़ता है। प्रश्नवाचक, जैसे क्या तुम आओगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और तीसरा हो जाएगा आज्ञावाचक, जैसे दरवाजा बंद करो।
यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि दरवाजा बंद करो, किसी को आज्ञा दी जा रही है। ये वाक्य व्यक्ति की भावना और उद्देश्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता बताइए। तो श्रव्य दृश्य सामग्री अगर अलग अलग करेंगे तो इसको 3 पार्टों में भी बांटा जा सकता है, ठीक है। एक होता है श्रव्य, एक होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो यहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री पूछा गया है, तो यहाँ पर सुनाई भी देनी चाहिए और दिखाई भी देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा विद्यार्थियों को सुनकर और देखकर सीखने का अवसर मिलता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह रोचक होती है, प्रभावशाली, स्मरणीय होती है क्योंकि सुनाई भी देती है, दिखाई भी देती है, मोबाइल में आप कुछ देख सकते हैं, टेलीविजन में देख सकते हैं, ठीक है। कठिन विषयों को सरल बनाती है यह श्रव्य दृश्य सामग्री। तीसरा प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए तथा किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा तथा उनके नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आत्मकथा की अगर बात करें दोस्तों परिभाषा, तो आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव भावनाएं होती हैं। आत्मकथा मतलब जब अपने बारे में आप स्वयं खुद लिखेंगे तो उसे आत्मकथा कहेंगे। जीवनी क्या होती है, तो गांधी एक जीवन में लेखक ने गांधी जी के जीवन को बताया है, ठीक। तो आत्मकथा क्या हो जाएगी, जीवन में क्या होता है कि जैसे गांधी जी हैं तो उनके बारे में दूसरा कोई बताया हुआ है। आत्मकथा क्या हो जाएगी, मेरी कहानी में सचिन तेंदुलकर ने खुद अपने जीवन की बातें लिखी है, ठीक है। तो सचिन, जो मेरी कहानी है वो सचिन तेंदुलकर ने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब उन्होंने खुद लिखा तो ये आत्मकथा हो गई। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात हैं, उनकी प्रमुख रचना क्या है। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, युगांत, ग्राम्य, गीतहीन, स्वर किरण। प्रश्न संख्या 5 है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसके भेदों को संक्षेप में स्पष्ट करिए। उत्तर हो जाएगा, शब्द के अंत में लगाकर नया शब्द बनाने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। भेद की बात करें तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय होता है, जैसे राजा धन त्व, तो राजत्व हो जाएगा। और कृदंत में क्या होता है प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय में क्या होगा, तो गुण धन वान अर्थात गुणवान। प्रश्न संख्या 6 है, वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है। तो चिन्ह जो है ध्यान दीजिएगा, साधारण वाक्य समाप्त करने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया। और जैसे उदाहरण देखिए, राम विद्यालय गया, तो यहाँ पर जो पूरा हो गया वाक्य तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिए गए। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, ठीक है। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, जैसे क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा में आप क्या समझते हैं, भाषा से क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ये तो हमने बता दिया है, आइए देख लेते हैं। औपचारिक भाषा वह है जो नियमबद्ध, शुद्ध और गंभीर वातावरण में प्रयुक्त होती है, जैसे कार्यालय, विद्यालय। अनौपचारिक क्या होती है, तो अनौपचारिक भाषा सरल होती है, सहज होती है, आत्मीय होती है, जैसे परिवार या मित्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं। 2020 का पेपर देखेंगे। पहला प्रश्न, क्रिया से आप क्या समझते हैं, अकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जो शब्द कार्य या होने का बोध कराए उन्हें क्रिया कहते हैं, जबकि क्रिया को करने पर उनका प्रभाव किसी कर्म पर न पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो प्रभाव है वो कर्म पर नहीं पड़ेगा तो अकर्मक कहलाएगा, और पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा, सकर्मक कहलाएगा। फिर जैसे राम सो रहा है, ठीक है, तो यहाँ सोना क्या हो जाएगा, सोना तो क्रिया हो जाएगा,
ठीक। और ध्यान दीजिएगा जहाँ पर जो शब्द होते हैं वहाँ पर अगर ना लग रहा है तो वो क्रिया हो जाता है लगभग, ठीक है। तो क्रिया का भावना किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। जैसे राम सो रहा है, ठीक है, तो सोना जो है क्रिया हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया, चलना क्रिया हो गया, ठीक है। लास्ट में ना आए तो क्रिया बन जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य को। तो उत्तर हो जाएगा रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य वह है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यांश योजक से मिलकर बनते हैं, जैसे राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। तीसरा प्रश्न है गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा गद्य सामान्य बोलचाल और लेखन की भाषा है जिसमें छंद या लय का बंधन नहीं होता है, जैसे उपन्यास हो गई, कहानी हो गई। पद्य छंद, लय और ताल में बंधी हुई रचना है जो काव्य के रूप में लिखी जाती है, जैसे रामचरितमानस और गीतांजलि। तो यहाँ पर जो पद्य होता है वहाँ पर छंद, लय, ताल अर्थात सुर के साथ पढ़ा जाता है, और गद्य में जो है आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, चाहे तेज से पढ़िए, धीरे से पढ़िए, मन में पढ़िए, जैसे मन करे तैसे पढ़िए, ठीक है। तो वो गद्य में आप बोल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर लघु निबंध लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है। यह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन राजधानी दिल्ली में भव्य परेड होती है, विद्यालयों में झंडारोहण होता है, भारत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस दिन हमें लोकतंत्र, समानता और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा मिलती है, ठीक है, इससे शिक्षा प्राप्त होती है। और भी इसमें लाइनें जोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है तो कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। संविधान से उठा सकते हैं, जो आज़ादी कैसे आई थी उसके भी बारे में थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना हो तो। वैसे इतना जितना है 50 शब्दों में लिखना होता है दोस्तों, तो काफ़ी है। आत्मकथा क्या है? किसी आत्मकथा तथा उनके लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों और घटनाओं को स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यह आत्म अनुभव का लेखन है। उदाहरण की अगर बात करें, सत्य के प्रयोग अर्थात महात्मा गांधी और मेरी कहानी महादेवी वर्मा। आगे प्रश्न संख्या 6 है, पूर्ण विराम तथा विस्मयाद बोधक चिन्ह में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन 100% आने वाला है इससे। अब क्या आएगा वो देखने की बात है दोस्तों। पूर्ण विराम से लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह जो भी 8-10 पूर्व 17, 18, 19 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट हो वो देख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। वैसे बहुत सरल आता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसी में से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण विराम कुछ इस प्रकार से चिन्ह होता है, वाक्य की समाप्ति बताने के लिए प्रयोग होता है। जैसे वाक्य समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर लगता है, जैसे राम विद्यालय गया, तो यहाँ पर जो है गया के बाद पूर्ण विराम लगा दिए गए, मतलब पूरा हो गया। विस्मयाद बोधक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, हमने चर्चा भी किया था। आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, आवेग प्रकट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर वाह के बाद जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक विस्मयाद बोधक चिन्ह जो है लगाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 7, मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य वह है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक से मिलकर बने हों, जैसे राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है, जैसे जो लड़का पढ़ाई करता है
वही सफल होता है। तो यहाँ पर एक मिश्रित आश्रित वाक्य हैं। 2019 देखेंगे दोस्तों, 2019 का पेपर। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल हैं: श्रवण, वाचन, लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति। श्रवण का उद्देश्य देखेंगे दोस्तों, उद्देश्य क्या होता है सुनने के, तो सही उच्चारण और अर्थ ग्रहण करना। जब सही से आप सुन पाएंगे तभी तो जो है सही से बोल पाएंगे। जब सुन ही नहीं पाएंगे तो क्या समझेंगे क्या बोलना है, ठीक है। वाचन का उद्देश्य क्या होता है, वाचन मतलब जो आप बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण करते हैं, उसका क्या मतलब है, तो भाषा की समझ, गति और अभिव्यक्ति का विकास करना वाचन का उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जिन क्रियाओं से किसी कार्य को कराने का बोध होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाता है, जैसे लिखना, लिखवाना, खाना का खिलाना, पढ़ना का पढ़वाना। इसमें करने की क्रिया का बोध होता है। और प्रेरणार्थक दोस्तों जानते ही हैं, मोटिवेशन होता है प्रेरणार्थक का मतलब। और प्रश्न संख्या 3 है, किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। मतलब आप स्वतंत्र हैं, किसी एक त्योहार को उठा करके आपको लिख देना है, जो भी आपको याद है, ठीक है, किसी पर भी 6-7 लाइन 8 लाइन आराम से लिख दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा होली भारत का रंगों का पर्व है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और आपसी भाईचारा बढ़ता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और आनंद का प्रतीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा मौन वाचन से विद्यार्थी बिना आवाज किए पढ़ते हैं, जिससे एकाग्रता और समझ बढ़ती है। इससे पढ़ने की गति तेज होती है और विचारों को ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है। मौन वाचन से शब्दार्थ, अनुच्छेद और विषय वस्तु की गहराई से समझ होती है। प्रश्न संख्या 5 है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसको एक बार पढ़ दे रहे हैं, बाकी हमने अभी पीछे रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और अनुभव या शिक्षा देती है, जैसे नकल में भी अकल चाहिए। मुहावरा निश्चित शब्द समूह होता है जो विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे नाक काटना अर्थात अपमान होना। लोकोक्ति जो है यह उपदेशात्मक होती है और मुहावरा जो है भावनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 6, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, क्रोध या हर्ष जैसे भाव प्रकट करने हेतु होता है। उदाहरण की अगर बात करें, जैसे अरे तुम यहाँ कैसे, या वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह आश्चर्य वाली बात हो गई कि अरे इतना सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाइए। और यहाँ पर अरे तुम यहाँ कैसे, मतलब एकाएक किसी को देख लिए हो जो बहुत दिन से दिखा नहीं है, और या तो कहीं बाहर देख लिए हैं, अरे तुम यहाँ कैसे, तुमको तो वहां होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है आश्चर्य हो सकता है। तो यहाँ पर जब आश्चर्य होगा तो इस प्रकार से जो विस्मयाद बोधक चिन्ह है इसको लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने भाषा में जो भी बोलना है बोलिए, ठीक है। आइए उत्तर को देखते हैं पहले। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य विद्यार्थियों की बोलने की क्षमता, स्पष्ट उच्चारण और विचारों को सटीक ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित करता है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, संवाद और कुशलता आती है और भाषा को व्यवहार में प्रयोग करने की आदत बनती है। आगे देखेंगे 2018 का पेपर। वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर हो जाएगा वियोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बिछुड़ने से उत्पन्न विरह भाव का चित्रण होता है। उदाहरण मीरा का कृष्ण से वियोग भाव अथवा जयदेव की गीत गोविंद में राधा कृष्ण से वियोग चित्रण, इसमें पीड़ा और उदासी की भाव होती है। प्रश्न संख्या 2 है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य वह है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों द्वारा मिलकर बनते हैं। उदाहरण राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। यह दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं और योजक से जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 3 है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करिए। तो हमने 3 जो है देख लिए हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। इस दिन भारत जो है भारत जो है अंग्रेजों से जो है गुलामी से मुक्त हो गए थे 1947 को, ठीक है। और इस दिन जो है प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देशवासियों को संबोधित करते हैं। विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण झंडारोहण, ठीक है, वह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह पर्व हमें जो है बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी जिज्ञासा जानकारी या प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। जब किसी से प्रश्न पूछेंगे तो वहां पर किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो आप कहाँ जा रहे हैं, लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक लगा है। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा है। आगे प्रश्न संख्या 5 भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है। उत्तर हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे चित्र, नक्शा, चार्ट, मॉडल रेडियो, टेलीविजन आदि भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। इससे विद्यार्थियों को विषय स्पष्ट समझ आता है, उसकी रुचि बढ़ती है और सीखना अस्थायी होता है। यह कठिन विषयों को सरल बना देती है। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा केवल चेंजेस कर दिया जाता है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहता है। प्रश्न संख्या 6 है क्रिया किसे कहते हैं, उसके 2 उदाहरण लिखिए। तो जो शब्द कार्य करने या होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। यह वाक्य का प्रमुख अंग होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो राम खेल रहा है, तो यहाँ पर खेलना जो है क्रिया है। हमने बताया था दोस्तों अगर ना जोड़िए, ना लास्ट में ना जोड़िए, अगर जुड़ जा रहा है तो वह जो है क्रिया बन जाता है लगभग, ठीक है। तो जैसे खेल है तो यहाँ पर खेल ना जोड़ दीजिए, खेलना हो गया तो यह क्रिया हो गई। सूरज उगता है, ता, यहाँ ता है तो यहाँ ना जोड़ दीजिए, उगना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 7 उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमने पढ़ लिया है। उपसर्ग सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ करके परिवर्तन करते हैं तो वहां पर प्रत्यय हो जाता है। आइए देखते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधन धर्म बराबर अधर्म, तो अ उपसर्ग है। शब्द के अंत में जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक धन ई अर्थात बालकी, ठीक है। यहीं पर अगर बालक धन पन जोड़ दीजिए, बालक धन पन, ठीक है, तो पन जोड़ेंगे तो बालक पन, ठीक है। ये भी जो है हो जाएगा। उपसर्ग अर्थ बदलता है, प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है 2017 का पेपर, 2017 का पहला प्रश्न, जीवनी और आत्मकथा संबंधित विधाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन होती है जिसे कोई लिखता है, जबकि आत्मकथा वह होती है जिसे व्यक्ति स्वयं अपने विवरण को लिखता है। उदाहरण के लिए भारत
भारती माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जीवनी है और सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आत्म मतलब अपने आप से लिखा गया, आत्मा के मतलब आत्मा के द्वारा लिखी गई, मतलब अपने आप से स्वयं लिख रहे हैं, ठीक है। और जीवनी क्या होती है? तो जीवनी जो है दूसरा कोई लिखता है, आपके बारे में दूसरा कोई लिखे कि ये यहाँ पर आते थे, उठते थे, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी ये मृत्यु हुई, इनकी जन्म हुई, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, पूरा ये सभी जीवनी हो जाएगी अगर दूसरा कोई लिख रहा है। आप अपने बारे में स्वयं लिख रहे हैं तो वह जो है आत्मकथा हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यात्रा वृत्तांत से क्या समझते हैं? यात्रा वृत्तांत गद्य विधा के एक रचनाकार और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा किसी स्थान की यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव, वहाँ के दृश्य, संस्कृति और अनुभूतियों का साहित्यिक वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यहाँ रोचक और ज्ञानवर्धक गद्य विधा उदाहरण राहुल सस्कृत्यायन की रचना कश्मीर या मेरी यूरोप यात्रा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम रचना को कितने रूपों में अध्ययन कर सकते हैं, कितने रूपों में बांट सकते हैं? तो आइए देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में वाद विवाद, भाषण, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर और कहानी कहना आते हैं। लिखित अभिव्यक्ति में बात करें तो यहाँ पर पत्र, निबंध, कहानी, रिपोर्ट लेखन तथा संवाद लेखन प्रमुख रूप हैं। इनमें विद्यार्थी की भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। मौखिक में क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपस में वाद विवाद कर सकते हैं, जैसे अंत्याक्षरी करते हैं, वहाँ पर अंत्याक्षरी में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये मौखिक हो जाएगा। और निबंध अगर जो लिखित की बात करें तो यहाँ पर आप पत्र लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, ठीक है, निबंध लिख सकते हैं, कि कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी जो है लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4, उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात हैं? उनके प्रमुख उपन्यासों का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने ग्रामीण जीवन, सामाजिक समस्याओं और यथार्थ को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला आदि। प्रश्न संख्या 5 है, मुहावरा एवं लोकोक्तियों को हिंदी विषय की कक्षा के छात्रों को किस प्रकार समझाया जा सकता है, स्पष्ट करिए। तो उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को मुहावरा और लोकोक्तियों को रोचक उदाहरणों, कहानियों, दैनिक घटनाओं के माध्यम से समझाना चाहिए। जैसे नाक काटने का अर्थ होता है, कैसे समझाएंगे? तो समझाने है तो किसी अपमान की घटना बताना। कर भला तो हो भला, लोकोक्ति को व्यवहारिक घटना जोड़ना। इससे विद्यार्थी आसानी से समझते और याद करते हैं। जैसे उनको बताइए कि नाक काटने का मतलब है, नाक कटना का क्या मतलब है? मतलब आपका बेइज्जती हो गई, ठीक है, आपने क्वेश्चन नहीं बता पाए, या और कोई भी जोड़ सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, वहाँ पर आपकी बेइज्जती हो रही है। और यहाँ पर अगर लोकोक्ति की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है व्यवहारिक घटना से संबंधित होती है। जैसे किसी की आप भला करोगे तो तुम्हारा स्वयं भला होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6, गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझने की विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा गद्य और पद्य पढ़ाते समय बच्चों को शब्द, वाक्यांश, विराम चिन्ह और ध्वनियाँ समझना जरूरी है। इसमें पहला बात करेंगे दोस्तों, समझो शब्दों को समझना, ठीक है। शब्दों को कैसे समझेंगे? आइए, बच्चों को नए शब्दों का अर्थ चित्र के द्वारा क्रिया सरल भाषा से बताना चाहिए। जैसे कमल शब्द हो तो कमल का चित्र दिखा दीजिए बच्चों को, तो आसानी से वो समझ जाएंगे कि ये जो कमल लिखा गया है और यही जो कमल है
इसी को इस प्रकार से लिखेंगे। और दूसरा है दोस्तों वाक्यांश क्या होता है, अर्थात फेज, अर्थात समझना। ठीक है, कैसे समझाएंगे? तो वाक्यांश को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, छोटे छोटे समूहों में बांट करके समझाना है। उदाहरण जैसे हरी घास या सुबह का समय। बच्चे से इन वाक्यांशों का प्रयोग करवाना चाहिए और समझाना चाहिए। तीसरा है विराम चिन्ह का प्रयोग। पढ़ते समय ठहराव और भाव समझने के लिए उनको उदाहरण दे करके जो है बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि अगर विराम चिन्हों को आगे पीछे करेंगे तो जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व विराम की बात करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में रुकना होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो यहाँ पर लास्ट में पूर्व विराम लगा है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने पर लास्ट में लगता है, तो क्या तुम विद्यालय जाओगे, यहाँ प्रश्न लग गया। आगे बात करेंगे चौथा समान ध्वनियाँ। बच्चों को ऐसे शब्दों का अंतर बताना जो सुनने में मिलते जुलते हों लेकिन अर्थ जो है अलग अलग होता है। उदाहरण फल और परिणाम, मतलब जो फल होता है एक तो सब्जी वाला फल हो गया, सब्जी जो फल फ्रूट ये सब हो जाएंगे, सब्जी सेब अनार संतरा। ठीक है, और परिणाम फल एक ये हो जाता है जैसे आपने पेपर दिए, ज़्यादा नंबर मिले 97% 98%, तो ये भी एक परिणाम है। ठीक है, दंड दे दिए गए तो भी एक परिणाम है, गलती किए हैं तो। इन्हें वाक्यों के प्रयोग करके स्पष्ट करना चाहिए। सातवां प्रश्न है विस्मयादि बोधक से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा वे शब्द या वे शब्द या चिन्ह जो आश्चर्य प्रसन्नता दुख हर्ष आवेग व्यक्ति आवेग व्यक्त करे उन्हें जो है विस्मयाद बोधक कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में विस्मयाद चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अंत में जैसे शब्द जो लगता है दोस्तों उसी के बीच में पूरी तरीके से लास्ट में नहीं लगता है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर वाह जो आया है उसी के बाद चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अरे तुम यहाँ कब आए, तो यहाँ पर अरे के बाद जो है चिन्ह लग जाएगा। 2016 का पेपर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है मुहावरों से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा निश्चित शब्द समूह जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष भाव या अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरों से भाषा जीवंत प्रभावशाली और संक्षिप्त बनती है। जैसे नाक काटना अर्थात अपमान होना, असमान बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना, आसमान से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना। प्रश्न संख्या 2 है औपचारिक अनौपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य है। तो हमने औपचारिक अनौपचारिक दोनों पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। अनौपचारिक भाषा वह है जो सामान्य बोलचाल में सहज सरल और आत्मीय से प्रयोग की जाती है। इसमें औपचारिक या कठोर नियम नहीं होते हैं। उदाहरण घर परिवार मित्रों के बीच यह जो है बात कर सकते हैं तू कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे बात कर सकते हैं तू तड़ाक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ औपचारिक की बात होगी ऑफिस में जाएंगे स्कूल में जाएंगे तो ऐसा नहीं बात कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है मात्रा किसे कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों मात्रा किसे कहते हैं। किसी अक्षर की ध्वनि की लघुता, लघुता मतलब छोटा और दीर्घ माने बड़ा, को मात्रा कहते हैं। हिंदी में स्वर की दो मात्राएं होती हैं, जैसे एक ह्रस्व होता है और दूसरा दीर्घ होता है। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। जैसे ई ह्रस्व है और दीर्घ जो है ई दीर्घ हो जाएगा, उ ह्रस्व है उ दीर्घ हो जाएगा। मात्रा से ही शब्द का सही उच्चारण संभव हो सकता है। और अगर व्यंजन ले लिए हैं तो वहाँ पर जो है स्वर तो 100% आना ही आना है। ठीक है, नहीं तो जो है आप बोल ही नहीं पाएंगे। अगर व्यंजन बोल रहे हैं और स्वर को हटा दिए जाए तो बोल नहीं पाएंगे। चौथा है निबंध का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय। ठीक है, निबंध का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर हो जाएगा किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध स्पष्ट और तर्कपूर्ण ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध लेखन से विद्यार्थियों की भाषा व्यक्तिगत कल्पना शक्ति विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। यह गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5 हंस पद एवं
समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा हंस पद। ठीक है, इसको हंस पद कहते हैं। किसी बात को स्पष्ट करने या सूची देने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, 3 रंग हैं, तो यहाँ पर जो है आप सूची देंगे, केसरिया, सफेद और हरा। समाप्ति सूचक, ठीक है, अर्थात पूर्ण विराम कह सकते हैं, वाक्य के अंत में लगता है। समाप्ति सूचक को दोस्तों पूर्ण विराम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण, राम विद्यालय गया। प्रश्न संख्या 6 है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद आइए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाले, जैसे जल, पानी। दूसरा हो जाएगा विलोम, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले, जैसे दिन, रात। तीसरा हो जाएगा अनेकार्थी, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे कुल अर्थात परिवार, फूलदान। ठीक है, और चौथा हो जाएगा समानार्थक, लक्षणा और व्यंजना आदि भेद भी मान्य है, लेकिन 3 ही मुख्यतः 3 या 4 माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, सुकरात ने कहा है कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। समझ रहे हैं, इसमें जो है कई विराम चिन्हों का मतलब अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम सभी इसी में आ गए हैं। ठीक है, तो लास्ट में जो लगा है ये पूर्ण विराम है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड होती है, तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों, अभी तो एग्जाम डेट आया नहीं है, तो अभी सीटेट के लिए जो है सोच रहे हैं मैथ तैयार कराने के लिए, तो सोच रहा हूँ अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो कैसा रहेगा, आप अगर वीडियो को देखे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो हम जो है एक स्टार्ट करेंगे अभी से, क्योंकि टाइम जो है हम स्पेशली केवल जो यूपी टेट है उसको ही लेके चलना है, या यूपी टेट सुपर टेट सोच रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट साथ में लेकर के चलें, ताकि दोनों साथ में ही तैयार हो जाएं। तो बताइएगा जैसे होगा, बाकी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है एग्जाम से पहले जो है हमने लघुत्री राजन सीरीज का अथ लघुत्री और बहुविकल्पी करा दिया है, लघुत्री बचा हुआ है, उसको भी जो है जल्दी करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को भी जो है शेयर करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।